नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात पहली तिमाही में बढ़कर हुआ $598 करोड़। चावल का निर्यात 13%, डेयरी उत्पादों के निर्यात में 9% से अधिक की वृद्धि दर्ज। छत्तीसगढ़ में किसान अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम है मात्र 2%। शेष राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनियों को किया जाता है भुगतान। देश के कई हिस्सों में आफत की बारिश। मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश से तवा डैम के खोले गए 13 गेट। तवा नदी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। चंडीगढ़ में लगातार हो रही बारिश से सुखना झील का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 14% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान कुल निर्यात बढ़कर $598 करोड़ 70 लाख हो गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में ये आंकड़ा $525 करोड़ 60 लाख था। ताजे फल और सब्जियों के निर्यात में 8.6% की वृद्धि हुई, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में 36.4% की वृद्धि दर्ज की गई। चावल के निर्यात में 13% तथा मांस और डेयरी उत्पादों के निर्यात में 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य का जो विकास है वो बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। देश में अभी खरीफ फसलों की बुआई के साथ ही फसलों का बीमा भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फसल बीमा के लिए किसानों का पंजीयन पहले 15 जुलाई तक किया जाना था, जिसे अब आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है, जिसके बाद अब किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर खरीफ सीजन 2022 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन की तिथि में वृद्धि के मद्देनजर प्रदेश के ऐसे किसानों से जो अब तक खरीफ और उद्यानिकी फसलों का बीमा नहीं करा पाए हैं, उनसे बीमा कराने की अपील की है। किसान इस वर्ष भी बीमा के दिशा निर्देश प्रावधान अनुसार ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में स्वेच्छापूर्वक शामिल हो सकते हैं। जो ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनको बीमा आवरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 के 7 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र में असहमति पत्र के सीसी प्रदायकर्ता बैंक वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करना होगा। देश भर में चलाई जा रही फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का मात्र 2% और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का मात्र 5% अंशदान के रूप में देना होगा। शेष राशि का भुगतान राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनियों को किया जाता है। और उत्तर प्रदेश रामपुर में किसानों के एक संगठन ने एफपीओ के साथ मिलकर आईसीएमआर और एम्स के कुछ डॉक्टर्स से कंसल्टेशन के बाद एक आहार की तैयार की है। रामपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो जिसके सेवन से रामपुर की 1700 से ज्यादा कुपोषित बच्चे 3 महीने में पोषित हो गए हैं। वहीं किसानों को भी कैश क्रॉप वोकल फॉर लोकल के तहत कृषि विविधीकरण का भी फायदा मिल रहा है। रामपुर के इस संगठन को आईसीएमआर हैदराबाद में मिलेट इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए बुलाया है। वहीं नीति आयोग ने इस एफपीओ को बेस्ट एफपीओ के लिए सम्मानित किया है।
रामपुर में आहार से उपचार के जरिए 1700 अति कुपोषित बच्चे स्वस्थ हो गए हैं। अब दूसरे जिलों में रामपुर के आहार की डिमांड होने लगी है। अमरोहा, बिजनौर, पीलीभीत, मुरादाबाद में भी आहार में उपचार शुरू होने जा रहा है। अब तेलंगाना से भी इस आहार की डिमांड आई है। इस किट में बच्चों के लिए काले गेहूं का दलिया, मोरिंगा मल्टीग्रेन बिस्किट, शहद, गुड़, आंवला के लड्डू, मशरूम का सूप, अलसी, सोयाबीन, शतावर और बाजरा और ऑर्गेनिक हल्दी है। वहीं लिक्विड में आंवले का जूस से लेकर तमाम तरीके के पोषक जूस हैं, जिनको रामपुर के किसानों ने रामपुर में ही बिना रासायनिक खादों के ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है, जिसको इस FPO के प्रोसेस कर फूड रेडी किया गया है, जिसमें मिनरल, विटामिन, जिंक समेत तमाम पोषक तत्व मौजूद हैं। हिंदुस्तान के लिए कुपोषण एक गंभीर समस्या है, परंतु गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि लोग इसको बीमारी नहीं मानते। अधिकांश बच्चों के परिवारों में जो बच्चों को खाना मिलता है उसमें सिर्फ रोटी और चावल का अंश ज्यादा होता है। अर्थात खाना तो मिल रहा है, पेट तो उसके भर रहे हैं, लेकिन जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए बच्चे को ताकि उसके विटामिन की, प्रोटीन की, कैलोरी की, जिंक की, आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। एक आहार किट तैयार की। उस आहार किट में काले गेहूं का दलिया, मोरिंगा, मल्टीग्रेन बिस्किट, शहद, ऑर्गेनिक गुड़ और आंवला के लड्डू, इसके अलावा और भी चीजें थी। सूप था, मशरूम का पाउडर का सूप था। हमारा प्रथम चरण में पायलट बेसिस पर हमने 24 बच्चों पर यह प्रयोग किया था। 24 बच्चों पर जब परिणाम 3 महीने बाद देखा गया तो सकारात्मक परिणाम आए। फिर ये जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इसको वाइड स्केल पर शुरू किया जाए। ये शुरुआत हमने की और कुछ बच्चे सफल हुए और इसमें मिलेट्स का इस्तेमाल देखा, तो ICR हैदराबाद ने इसका पूरा संज्ञान लिया और ICR हैदराबाद ने हमने बेस्ट FPO 2020-21 का अवार्ड से सम्मानित किया और मिलेट इंस्टीट्यूट के साथ तेलंगाना में काम करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वहाँ पे मिलेट सबसे ज़्यादा होता है। और इस सीजन में उत्तर प्रदेश बिजनौर ने फिर एक बार पैरोई में रिकॉर्ड बना लिया है और जिले में गन्ने का रकबा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। नतीजतन हर साल गन्ना उत्पादन का रिकॉर्ड बन रहा है। जिले ने गन्ना उत्पादन में लगातार तीसरे साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चीनी मिलों ने इस वर्ष 11.5 करोड़ क्विंटल से अधिक गन्ने की पेराई की है। पेराई सत्र 2019-20 में पहली बार जिले में 11.42 करोड़ क्विंटल और पिछले साल 11.46 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। गन्ने की पैदावार में बिजनौर जिला मंडल में प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर 885.52 क्विंटल गन्ना उत्पादन इस वर्ष बिजनौर जिले में हुआ है। बिजनौर जिले में गत वर्ष 864.92 क्विंटल गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदावार हुई थी, जबकि इस बार 20.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बढ़कर 885.52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। बिजनौर जिला गन्ना उत्पादन बहुल क्षेत्र है। गन्ने की पैदावार में हो रही बढ़ोतरी से किसानों को फायदा हो रहा है। जिला गन्ना अधिकारी PN सिंह ने बताया कि गन्ना मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। बिजनौर जिले के किसान गन्ने के साथ से फसली खेती भी करते हैं, साथ ही आने वाले समय में उनको गन्ने के साथ सह फसली खेती करने के लिए और अधिक प्रेरित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक के किसान अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकें। बिजनौर जिले में इस बार गन्ने के उत्पादन क्षेत्रफल में भी 5000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। गत वर्ष 2021-22 में हमारा बिजनौर गन्ना क्षेत्रफल लगभग 2,50,000 हेक्टेयर था, जो 22-23 में 2,55,000 बढ़ के हो गया। इससे लग रहा है कि किसानों का विश्वास विभाग पे और सरकार पे बढ़ा है। इसलिए जो पर्ची सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम किया गया है और जो माफिया कर उसको खत्म किया गया है, इससे आम किसानों को आसानी हो रही है अपनी गन्ना सप्लाई करने में। और पिछले साल जो भी 850 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन था, पर वो 885 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। इससे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। अगली बार जो अक्टूबर सोइंग कराई जाएगी, अक्टूबर सोइंग में सब फसली खेती बढ़ा दिया जाएगा। पहले ही बढ़ावा दिया और ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिससे किसानों की आमदनी इससे बढ़े और उससे वो सब फसली करके खेती करके अपना आमदनी बढ़ा सकें। और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में भारी बारिश के चलते जिले में स्थित तवा डैम के सभी 13 गेटों को 10-10 फीट हाइट तक खोला गया है। तवा डैम के कैचमेंट एरिया में रात भर जमकर बारिश हुई। वहीं तवा नदी के सटे ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है।
चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सुखना झील का जलस्तर बढ़ा। बारिश को लेकर प्रशासन को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण चंडीगढ़ के कई इलाकों में जलभराव भी हुआ है। वहीं लोगों को आवाजाही में मुश्किल आ रही है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से राज्य में जारी झमाझम बारिश का असर कुछ कम हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ से प्रभावित लोगों को एहतियाती तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ कर्मियों ने गढ़चिरौली जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चलाया। लोगों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया गया। और राजस्थान के कई भागों में बारिश की वजह से ही जनजीवन पर असर पड़ा है। जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर की सड़क के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोड कैंप में राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत 137 बटालियन उधमपुर के CRPF अधिकारियों के साथ एक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एक दिन में देश भर में लगभग 1 लाख पौधे लगाने का प्रयास करना था। NHAI का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाने के लिए 15 अगस्त 2022 तक 75 लाख वृक्षारोपण करना है। पर्यावरण स्थिरता के संदेश को फैलाते हुए उधमपुर में वृक्षारोपण अभियान में जन प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों, गैर सरकारी संगठनों और कॉलेज के छात्रों की भागीदारी देखी गई। हमारे नेशनल हाईवे पे एक हमारा गाइडलाइंस होती है, उसके हिसाब से प्लांटेशन होती है। अभी हम लोग उसी गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं। जो हमारे पेड़ कटे थे उसके 10 गुना या 2 गुना जो इनका रहता है फॉरेस्ट का, उसके अकॉर्डिंगली वो फॉरेस्ट वाले प्लांट लगा रहे हैं। वो कैंपा का उनका अलग से चल रहा है। बट हमारा जो है ये हम अपने जो नेशनल हाईवे के मानक होते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, हम उसके हिसाब से पूरे नेशनल हाईवे पे हम प्लांटेशन करेंगे। कहा जाता है कि जो पेड़ है वो लैंडस्लाइड्स रोकने में हेल्प करते हैं, तो हम भी उसी में ट्राई कर रहे हैं कि जितना हम लोग प्लांटेशन करके इस लैंडस्लाइड्स को अगर रोक सके तो उसमें हमारा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कंट्रीब्यूशन होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तराखंड उद्यान विभाग नैनीताल जनपद में ड्रैगन फ्रूट की खेती करवाने जा रहा है। जनपद में 4 हेक्टेयर भूमि का चयन कर इसकी खेती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 600 से 700 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिकने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को 37,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी यानी अनुदान भी विभाग की ओर से दिया जाएगा। जनपद में उद्यान विभाग की ओर से पहली बार बागवानी मिशन के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। इसके लिए विभाग ने रामनगर में 2 हेक्टेयर, बैलपाड़व में 1 तथा हल्द्वानी और भीमताल में आधा हेक्टेयर में खेती करने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार के पौधे में लगने वाला गुलाबी रंग का एक स्वादिष्ट और महंगा फल है। इसका वानस्पतिक नाम हाइलोसेरिस एंडेंस है। देखने में कमल के फूल जैसा भी होने के कारण गुजरात सरकार ने इसे कमलम नाम दिया है। हालांकि कई जगह इसे पिताया भी कहा जाता है। इस फल की खेती मूलतः दक्षिण पूर्व एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरिबिया, ऑस्ट्रेलिया, मेसो अमेरिका और दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन सी के साथ ही बेहद स्वादिष्ट होने वाले इस फल को सुपर फूड भी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, मधुमेह को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद होता है। इसकी खेती के लिए लकड़ी या कंक्रीट खंभों की जरूरत होती है। ये स्तंभ पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। पौधे कैक्टस की तरह नुकीले होते हैं, इसलिए जानवर भी इस पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसकी खेती बंजर भूमि में भी आसानी से की जा सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि उत्तराखंड में इसकी खेती जंगली जानवरों से परेशान किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है।
पर्यावरण को साफ रखने और प्लास्टिक के प्रयोग को खत्म करने के लिए करनाल नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत की है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और दूषित होते पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। प्लास्टिक के प्रयोग को खत्म किया जा सके, नगर निगम ने एक बेहतरीन शुरुआत इसी कड़ी में की है, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक के प्रयोग को खत्म करने के लिए बतौर विकल्प स्टील बर्तन का बैंक शुरू किया है। बर्तन बैंक यानी वो व्यवस्था जिसमें आपको अपने घर में किसी पार्टी या धार्मिक आयोजन के लिए बर्तनों की जरूरत है तो ना किराए पर लेने पड़ेंगे और ना ही डिस्पोजल बर्तन खरीदने होंगे। बस एक कॉल पर आप नगर निगम से मुफ्त में स्टील के बर्तन ले सकेंगे। इससे कई फायदे हैं। एक तो डिस्पोजल का इस्तेमाल कम होगा तो आसपास स्वच्छता बढ़ेगी। दूसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा और पर्यावरण के लिहाज से भी ये उम्दा कदम है। सिर्फ 2000 रुपए की सिक्योरिटी मनी देकर आप अपनी जरूरत के मुताबिक स्टील के बर्तनों का सेट हासिल कर सकते हैं। नगर निगम करनाल ने ये पहल की है तो बर्तन बैंक यहाँ सेटअप किए जाएं और 4-5 बर्तन बैंक यहाँ सेटअप किए गए हैं। नगर निगम का अपना एक सिंबॉलिक है और ये सिंबॉलिक जो सेटअप किया गया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया जाता है। 2000 रुपये आपसे जो है सिक्योरिटी ली जाएगी ताकि आप जो है बर्तन वापस दे करके जाओगे, आप अपनी सिक्योरिटी जो है वापस ले जाओगे। तो इसलिए बर्तन बैंक का आप इसमें देखोगे 4 से 5 3 कटोरियाँ हैं, 4 कटोरियाँ हैं। अगर आप यही चीज़ें अलग अलग लेकर के आओगे मार्केट में तो आपने 4-5 टाइप की जो है प्लेट और ये जो कटोरीज हैं वो सारी वायुमंडल में डाल दी। साथ में इसकी चम्मच भी आएगा। मतलब बहुत सारा मटेरियल आप सोच नहीं सकते। जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनको पता है पर्यावरण के बारे में, उसकी अहमियत को जानता है। करनाल नगर निगम की नज़र लगातार उन लोगों पर है जो पॉलीथीन कैरी बैग में ग्राहकों को सामान दे रहे हैं या किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में डिस्पोजल बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सभी पर जुर्माना लगाया जा रहा है। निगम की इस दो तरफा व्यवस्था से शहर के लोग बेहद प्रभावित हैं। ये जो नगर निगम ने बर्तन योजना शुरू की है, बहुत अच्छी योजना है, सराहनीय है। और जैसे हम देखते हैं कहीं भंडारे में या कहीं पे डिस्पोजल यूज़ होता है तो उसके लिए बर्तन योजना बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य बहुत होने चाहिए नगर निगम की तरफ से। हम अक्सर देखते हैं गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ पे यही थालियाँ, चम्मच, प्लेटें हैं। तो अगर लोग इस पे अमल करेंगे और यहाँ से मंदिर से गुरुद्वारे से लेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारे फ़ायदे के लिए ये काम कर रही है और हमें साथ देना चाहिए सर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े हमारे वातावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो कई बार इंसानों और जानवरों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। ऐसी सूरत में जब हमारी सरकारें हमारी चिंता करती हैं और कुछ ठोस कदम उठाती हैं तो हमें जरूर उनका साथ देना चाहिए। पवन शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, करनाल। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेत खलिहान का ध्यान। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय बासमती धान की नर्सरी लगाने का काम कर लें। इसके साथ ही यहाँ खेतों में सिंचाई और छिड़काव न करें। जरूरत पड़ने पर खेतों में जमा पानी को निकालने की व्यवस्था करें। पश्चिमी पंजाब में ही इस समय कपास के अलावा बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, मूंग और ग्वार जैसी फसलों को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाएं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में मक्के के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। यहीं इस समय धान में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए मेड़ों को साफ रखें। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची, लोकाट और चीकू जैसे फलों के नए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब के असमतल इलाकों में बासमती धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ बारिश के तुरंत बाद गन्ना और मक्के के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यहाँ के किसान इस समय सब्जियों के खेतों में सिंचाई न करें और खेतों से जल निकासी की भी उचित व्यवस्था करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ये समय मूंगफली की बुआई के लिए उपयुक्त है। किसान समय से इसकी बुआई कर लें।
इसके साथ ही यहाँ धान की नर्सरी लगाने के अलावा सोयाबीन और अरहर की बुआई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में धान की रोपाई और अरहर की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ भिंडी और लोबिया की बुआई करें। पश्चिमी हरियाणा में खेतों में सिंचाई और छिड़काव से पहले मौसम का विशेष ध्यान रखें। यहीं हर बारिश के बाद कपास के खेतों में निराई और गुड़ाई करें। पूर्वी हरियाणा के किसान इस समय धान की रोपाई का काम कर लें। यहीं इस समय फसलों और सब्जियों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। पूर्वी हरियाणा में ही इस समय मक्का, बाजरा और मूंग की बुआई कर लें। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मतदान किया। इस चुनाव में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह होगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा भी मंगलवार को पर्चा भरेंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होगा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से हुआ शुरू। इस सत्र के दौरान 32 विधेयक पेश किए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसी दरमियान लोकसभा में 4 नवनिर्वाचित सदस्य सिमरनजीत सिंह मान, घनश्याम सिंह लोधी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और शत्रुघ्न सिन्हा ने शपथ ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि 15 अगस्त और आने वाले 25 वर्षों का एक विशेष महत्व है, जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। ये हमारी यात्रा और नई ऊंचाइयों को तय करने का संकल्प करने का समय होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में पेश आया बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में गिर गई है। बस में महिलाओं और बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे। अब तक 12 लोगों के शव नदी से निकाले गए हैं, जबकि 15 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बस को क्रेन के जरिए निकाला जा चुका है। हादसा गलत दिशा से आ रहे एक वाहन को बचाने के दौरान हुआ। गुजरात के दाहोद जिले के मंगल महुदी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के बाद रेल यातायात हुआ बाधित। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए उमड़े भक्त। हर तरफ भोलेनाथ के जयकार की गूंज। श्रद्धालुओं ने वाराणसी की गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। कोविड टीकाकरण में भारत ने नया कीर्तिमान बनाया है। 200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। महज 18 महीने के भीतर भारत ने 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज के आंकड़े को पार कर लिया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन दी गई। उसके बाद 2 फरवरी 2021 से फ्रंटलाइन वर्कर और 1 मार्च 2021 से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 45 साल से ऊपर के गंभीर रूप से बीमार लोगों को वैक्सीन दी गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।